अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और फम की ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू किया होगा। अभी नई लाइफ अच्छी लग रही होगी, जिनकी स्टार्ट नहीं इनकी इंशाल्लाह होने वाली होगी। अब सर ये जो फम की लाइफ तो आपकी इंशाल्लाह चलती रहेगी और आप देखेंगे भी, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये किस तरीके से 3.5 साल गुजरेंगे। सुबह होगी, शाम होगी, ज़िंदगी यूं ही तमाम हो गई, मतलब फम की ज़िंदगी। बट वही बात है कि ये दिन याद आएंगे। हालात से घबराना नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, राज़िक अल्लाह की ज़ात है, बट अल्लाह ने रिस्क का ज़रिया इसको बनाया है। ये 3.5 साल जो तुम सीखते हो ना, ज़िंदगी भर इसकी 20 पे कमाते हो। सही है, तो इस लाइफ में मुश्किलात आएंगी। अभी से बता रहा हूँ, स्पेशली 2 लोग नंबर 1 फम जो अपने आप को कहते हैं फर्ग्यूसन गए हैं, तो वहाँ पर माहौल है थोड़ा टेढ़ा, लेकिन इतने भी सर नहीं होते। बाकी अब तो खैर हर जगह बिग 4 का शायद एक सबसे बड़ा नुकसान ही है, बिग 4 में जब लेट सिटिंग पे आते हैं ना तो वैसे ही हो जाते हैं। सही है, तो अभी जून का, और जून तुम इस बैच के साथ मसला ही होता है, तुम लोग तो जून वाले बच्चे होते हो नए नए, और पाकिस्तान में 80% इदारों का ईयर एंड जून है, तो आप रेडी रहें। और गुड न्यूज़ इज दैट केपीएमजी ने अब 23-24 वाले एफटीएस वाले बच्चों को भी आजकल में कॉल करना शुरू किए। तो अब सीन ये है कि जब केपीएमजी ने कॉल करना शुरू की है, तो जो केपीएमजी वाले बच्चे हैं, मतलब वो बच्चे जाएंगे भी जो बाकी फर्म्स खाली होंगे, मतलब इस पर और इम्पैक्ट चलता है। केपीएमजी से बच्चे एएफएफ गए, आगे दे दे। तुम लोगों के पास हैंड आउट है? एक क्लाइंट ने एक किया हुआ है, देख 2 और कर दे। एक मेरे पास है, 1 2 और कर दे, ठीक है। स्टाइपेंड क्यों दे दिया फर्ग्यूसन ने? क्या स्टाइपेंड एडवांस नहीं, बल्कि कभी हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जब शुरू में आप जाते थे तो 2 महीने के बाद मिलता था, 2-3 महीने के बाद मिलता था। अब मुझे नहीं पता सर, कल हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन था, तो हम अगले जून पेपर दे सकते हैं ना सीखा। आप अगर 1 जून पे फर्ग्यूसन ने अगर आपको, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है उसमें डेट देख लेनी है आप लोगों ने, तमाम बच्चों ने, कि आपकी डेट होनी चाहिए 1 जून। भाई वो तो आईके इसलिए करता है सब बच्चों को कॉल। चले सर, अब आते हैं IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स पे थे हम। मैंने इंतजार किया जब तक हमारे बाकी दोस्त भी पहुंच जाएं फमों से। मैं समझता हूं कि 10-15 मिनट का गैप इसलिए रखते हैं क्योंकि फम की ज़िंदगी में भाग दौड़ ज़्यादा होती है। सही है, कुछ बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं। एक आध दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि क्लासेस बच्चों ने बाइक पे ली है। सही है, मैंने कहा भाई इतनी भी क्या मजबूरी थी। सही है, घर पहुंच के ले लेते। बोला नहीं सर, तो ये भी होता है। तो चले सर, IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स क्विकली मैं रिवाइज करवाऊंगा मेरा बच्चा। अब तक हमने जो पढ़ा था याद रखें। हमने कहा था IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स में 3 हिस्सों में हम इस स्टैंडर्ड को तोड़ देते हैं। इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शंस, कैश सेटल्ड और चॉइस ऑफ सेटलमेंट। इक्विटी सेटल्ड के अंदर क्या होता है, जिसमें हमने कहा होता है भैया हम तुझे शेयर्स ही देंगे। इक्विटी सेटल्ड में फिर से मैं कहा था 2 हिस्सों में तोड़ लो। कौन कौन सी? ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज और ट्रांजैक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज। सर ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज और नॉन एम्प्लॉइज पहले हमने पढ़ा था। नॉन एम्प्लॉइज में हमने क्या किया था? हमने कहा था मेजर करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो हमने कहा सर तब हम करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। और ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज में हम किस पे मेजर करते हैं? हमने कहा मेजर करते हैं फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट। ग्रांट डेट क्या होती है? वो डेट जिस दिन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एग्रीमेंट में आ रहे हैं। और हमने कहा सर एग्रीमेंट में वो आते हैं तो उसमें होता है कि भैया आप हमारे पास इतने टाइम तक काम कर लो, हम तुम्हें 3 साल के बाद इतने शेयर्स देंगे। अब जो ये 3 साल का पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिंग पीरियड। और 3 साल के बाद
कौन सी डेट आएगी? वेस्टिंग डेट। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सर? सर फिर मैंने पढ़ा था ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज जब हम करते हैं तो उसके केस में हम क्या कर रहे होते हैं सर? हम अपोर्शन करते हैं और हमारे पास कंडीशंस दो तरह की मैंने आपको बाइफर्केशन में पढ़ाई थी। एक होती है मार्केट बेस्ड और एक होती है नॉन मार्केट बेस्ड। हमने कहा सर्विस कंडीशंस और परफॉर्मेंस। सर्विस कंडीशन क्या होती है कि हमने कहा जुनैद 3 साल तक 3.5 साल तक फर्ग्यूसन में आर्टिकल्स करेगा, सही है, तो इसको फर्ग्यूसन इतने शेयर्स देगी। अब ये हो गई सर्विस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशंस क्या होती हैं? हमने कहा जो शेयर प्राइस मार्केट इंडिकेटर्स जो होते हैं ना एक्सटर्नल, उनसे हट करके हो कि कंपनी ने जो है इतना ग्रो करना है, जुनैद ने जो इतनी रिसर्च कर लेनी है, ये तमाम चीजें हमें देखनी है, उनको हम क्या कहते हैं? कौन सी कंडीशंस? परफॉर्मेंस बेस्ड। अब सब की तवज्जो इधर। मैंने शायद आप हजरात को, आप लोगों को मैंने कुछ सवाल भी होमवर्क के तौर पे दिए थे, ऐसा ही है? एक सवाल दिया था, वो कौन सा दिया था मेरा बच्चा? पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 दिया था। नौजवानों, ऑनलाइन वाले नौजवानों, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया? आए सर, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। सर्विस कंडीशन क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द रेम्यूनरेशन। सबसे पहला काम रिक्वायरमेंट और आदत डालनी है, डेट्स को अंडरलाइन करना है। मेरा बच्चा जिस का एडमिशन होता जाएगा उसको इंशाल्लाह बुक मिलती जाएगी, तो बुक लेना ना भूलिएगा। बुक में ये टॉपिक भी गिवन है इंशाल्लाह, सही है सर? तो FFR में अब हम बुक से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्टैंडर्ड्स भी आप लोगों ने ले लेने हैं। अभी आपके जो सीनियर्स के पेपर होंगे और जब वो जॉब्स पे जाएंगे और आप पहली जॉब पे जब वापस आ जाएंगे जिनके साथ, तो जिन्होंने FFR पढ़ा था उनसे स्टैंडर्ड की बात पहले ही कर लीजिएगा, ठीक है सर? तो आपका खर्चा बच जाएगा, नहीं तो आपको 3-4 हज़ार का खर्चा आएगा, सही है? तो आए पढ़ते हैं। Calculate the remuneration expense that will be recognized in respect of the share-based payment transaction for each of the 3 ended 31st December X3 से 3 साल के लिए बनानी है। On 1 January 20X1 an entity grants 100 share options to each of its. Each grant is conditional upon the employee working for the entity until the fair value of each share option at the grant date is rupees 20. During 20X1, 20 employees leave the country, and the company estimates that a total of the employees will leave during their 3 years period. टोटल 20 एम्प्लॉय चले गए, कंपनी ने कहा यार 20% जाएंगे। 20% का मतलब क्या है सर? 400 का जो है 20% 80 एम्प्लॉय। ड्यूरिंग 20X2 further 25 employees leave and the entity now estimate that 25% of the employees will leave during the 3-year period. During 20X3 a further 10 employees leaves. Calculate the remuneration expense that will be recognized in respect of share based payment. अब आए सर, अब सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर। हमने कहा हमें इसकी एंट्रीज बनानी है, कंप्यूट करते हैं, तो एंट्रीज के लिए मैंने ये जगह छोड़ दी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको इसका एक फॉर्मेट बताया था, ऐसा ये क्या फॉर्मेट था? ईयर, नंबर ऑफ शेयर्स, और हमने कहा सर क्या था? फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, है ना? ग्रांट डेट जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, टाइम प्रोपोर्शन, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस कह लें आप, अब तक का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, और एक्सपेंस फॉर दी पीरियड, एक्सपेंस फॉर दी पीरियड कितना है। अब कॉपी कोई नहीं करेगा प्लीज नौजवानों, सब की तवज्जो इधर। हमने कहा हम एस्टिमेट के हिसाब से चलते हैं। 20X1, 20X2 और 20X3। हमने कहा सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? हैंड आउट जजेस के पास नहीं है, एक इनके पास भी नहीं। कितने सर? 100। हमने कहा 100 दे रहे हैं कितने एम्प्लॉइज को?
लेकिन 400 में से हमें लगता है कि कितने % एक्सरसाइज करेंगे? 80%। 20% हमें पता है, हमने कहा कंडीशन यहाँ पे एक ही है, वो क्या है? सर्विस कंडीशन ना करना। और हमने कहा उसमें से बाकी चले जाएंगे, तो हमने कहा 100 × 400 × 80% कितना हुआ? 3200। हमने कहा हम 3200 शेयर इशू करने पड़ेंगे। सही है। शेयर ऑप्शंस, फेयर वैल्यू कितनी थी? 20 रुपए ग्रांट डेट पे। टाइम प्रोपोर्शन कितने साल की कंडीशन थी? 1/3। तो मुझे बताओ कितना हुआ क्यूमुलेटिव एक्सपेंस? अच्छा ये 32,000 है। हाँ बल्कि 32,000। जी कितना हुआ क्यूमुलेटिव एक्सपेंस? 213 हस्बे जाएगा 3 ऐसा। तो हमने कहा सर 32,000 × 20 × 1/, देखो फिर समझो, हम सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स ऑप्शंस 100 शेयर ऑप्शन देने कितने एम्प्लॉइज को? 4। तो उसमें से हमें लगता है कि 20%, तो एस्टिमेट है 80% को देने पड़ेंगे, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। हमने 20%, एक की वैल्यू कितनी है? और 1/3, तो एक साल का एक्सपेंस इतना बनता है 213,000। अब सबकी तवज्जो इधर, क्या एंट्री बनाऊंगा मैं सर? पहली एंट्री 31 दिसंबर। 31 दिसंबर x3 को क्या एंट्री, x1 को क्या एंट्री बनेगी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस पेमेंट रिजर्व। कितने से? अब सबकी तवज्जो इधर, नौजवानों कॉपी नहीं करना प्लीज प्लीज प्लीज। सर पिछला जो सवाल किया था ना, उसमें हर साल तकरीबन शायद एक ही एक्सपेंस था हमारा। यहाँ पर एस्टिमेट चेंज हो रहा है। हमने बचपन में आइए सेट में क्या पढ़ा हुआ है? अंदाजे तो बदलते रहते हैं। अब इधर आए, 20x2 100 × 400 ऐसा ही है। मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 32,000 को मल्टीप्लाई कितना गिरेगा? अब मैं निकाल रहा हूं ना नया। अब मुझे क्या लगता है कि 100 शेयर्स थे, 400 है। अभी निकालो कितने % से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे 80 लिया था, यहाँ पे कितना लूंगा? ये मुझे क्या कह रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों? ये कह रहा है ड्यूरिंग 20x1 20 एम्प्लॉय लीव्स एंड एंटिटी एस्टिमेट टोटल ऑफ 20% एम्प्लॉइज विल लीव ड्यूरिंग द 3 ईयर। सही है। फिर कह रहा है ड्यूरिंग 20x2 a further 25 employees leave and now entity estimates that 25% of its employee will leave during the 3-year period। पहले हमें लगता था 20% लोग जाएंगे, अब क्या लग रहा है कितने % लोग जाएंगे? 25% बच्चे। तो ऑनलाइन वाली आवाम बताइए क्या करेंगे मेरा बच्चा? ऑनलाइन वाला बच्चा जल्दी बताओ। 0.75 बिल्कुल 75%। कितना आ गया फैजान? 30,000 मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट 20। अब 2/3। तो मैंने कहा अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो D = A × B × कितना हो गया? ये पूरे 4 लाख। और मैंने पहले सालों में E क्या हो जाएगा? D - D1 कितना हो गया? 186,667। सबकी तवज्जो इधर। एक नहीं सर, हमने देखा ना वो सवाल में, हमें फैजान का सवाल है सर पिछले साल छोड़ के चेंज नहीं है। नहीं, सवाल में दोस्तों को 20 छोड़ के गए ना, उसने हमें बता दिया टोटल 20% जाएंगे, जो कि 80 बनते थे, है ना? 400 का 20% 80, तो हमने 80% से लिया। स्मार्ट स्टडी में चाहता तो मैं कहता कि निकालूं टोटल कितने जाएंगे कितने चलेंगे जिनको, तो मैंने क्या कर दिया 400 का 80%, 20% टोटल जाएंगे। यहाँ पर अभी तक 45 जा चुके हैं। अब नया एस्टिमेट आया है कि 25% जाएंगे, जो कि बेसिकली 100 एम्प्लॉइज बनते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट 75% लिया। मैंने बोला माइनस करने की जरूरत ही क्या है ना, जो चले गए। मुझे तो टोटल बता रहा है। अब थर्ड केस में वो करूंगा जो तू चाह रहा है। अब हमने कहा सर ये हो गया, तो अब मुझे बताएं सैलरीज एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट क्या करूंगा? शेयर बेस पेमेंट रिजर्व कितने से? 186,667। अब सर मजीद आगे बढ़ूंगा, कॉपी कोई नहीं करेगा। 31 दिसंबर x3
अब आए सर पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये शख्स हमसे 31 दिसंबर X3 में। ये कह रहा है ड्यूरिंग 20X3 a further 10 एम्प्लॉइज लीव। हमने कहा सर फर्दर कितने एम्प्लॉइज गए। अब आप देखें मैं इसकी वर्किंग कैसे कर रहा हूं, नौजवानों इधर देख लेना, इसकी वर्किंग हम कैसे कर रहे हैं। अभी तक तो हम एस्टिमेट लगा रहे थे ना भैया, ऐसा ही है। अब फैजान इधर, मैंने कहा 100 शेयर ऑप्शंस देने थे, अब मेरे पास 3 साल हो गए, एक्चुअल फिगर आ गई 400 को। मैंने कहा था पहले साल कितने गए 20, दूसरे साल 25, तीसरे साल 10, तो अब मेरे पास 55 चले गए है ना। और अब मैंने मल्टीप्लाई कर देना इसको किससे, अपना तो इसको है, ये टोटल आ गया कितना हो गया 3,550, ऐसा ही है। और वैल्यू तो 20 ही लूंगा, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट पे ही करते हैं। 3/3 कितना हो गया 6,90,000, और डिफरेंस कितना हो गया D माइनस डी कितना 2,90,000। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हर साल एक्सपेंस क्यों अलग अलग हो रहा है। सर इसी को तो कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट। तीसरे साल क्या एंट्री बनाऊंगा 31 दिसंबर X3 सैलरीज एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से, ये कितना आ रहा है 34,500। ओहो फैजान क्यों घर मस्ती करता है तू, कितना अब ये सही है, हाँ ये सही है फैजान। चले सर 2 लाख हो जाता है सर, दिन भर का थका आ रहा है बेचारा है ना, कभी जिंदगी में इससे क्लासेस ढंग से पूरी एक साथ नहीं ली तो अभी पूरा दिन फॉर्म में बैठना पड़ता है, वो भी 9 से 6 है ना। 2,90,000 क्या मैं यहां तक क्लियर हूं। अब सर आखिरी एंट्री क्या बनेगी, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। हमने कहा 6,90,000 और हमने कहा कंबाइन ये हो जाएंगे 690 से। अब इसमें यूजुअली 10 रुपए का एक शेयर होता है, बाकी सही है सर। या अगर आप इसको अलग अलग बनाना चाहें तो आपने कहा शेयर कितने इशू किए मैंने 10 रुपए का एक शेयर अज्यूम करके 34,500 इंटू 10 तो 3,45,000 और बाकी के ये बता दें 2,45,000, हाँ सॉरी 3,45,000 के बाकी के क्या हो गए शेयर प्रीमियम। सर एस्टिमेट के हिसाब से साल के एंड पर ये एंट्री बनाई और एट द एंड ऑफ द टर्म पेमेंट रिजर्व डेबिट किया और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम मैंने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। सेम इसके आगे इसका कॉन्सेप्ट सेम इस क्या है ग्रेच्युटी है, सेम इस क्या है एक्सपेंस। वहां पर क्या होता है हम प्रोविजन डेबिट बैंक क्रेडिट कर देते हैं, यहां पर अल्टीमेटली क्या होगा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। वहां पर भी हर साल का नया एस्टिमेट होता है, यहां पर भी हर साल का। तो ये कॉपी करने मेरा बच्चा फिर बढ़ेंगे आगे। क्योंकि हमने क्या किया भाई, मैंने कहा उसने मुझे कहा था टोटल 20% एम्प्लॉय जाएंगे, ऐसा ही है। तो मैंने कहा वो उसका एस्टिमेट था तो 420% का 400 का 20% कितना हो गया 80। अब वो जो 20 थे ना वो भी इसमें शामिल थे। तो एक तरीका तो ये था कि मैं 400 में से माइनस करता 20 फिर माइनस करता 60, क्योंकि मैंने कहा टोटल 80 जाएंगे 20 आज चले गए तो बचे कितने 60। नहीं उसने क्या कहा, इसने ये नहीं कहा कि रिमेनिंग का 20% जाएंगे, उसने कहा टोटल एम्प्लॉइज का 20% जाएंगे। सही है, ये कॉपी करेंगे फिर हम इसका लिखेंगे लर्निंग आउटकम। चले सर आ जाए, बड़े आगे ये कर लिया कॉपी, पक्की बात है। चले सर अब मैं आऊंगा और थोड़ी सी और कंडीशंस के ऊपर बात भी करेंगे, एक चार्ट किस्म का भी बनाऊंगा और जो है हम उस पे जो है उसके हिसाब से अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे देखेंगे और जो है बड़ी अच्छी जो है अब आपको अब इसको एक समराइज कर देंगे चार्ट में, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह बाकी सवालात की तरफ जाएंगे। यह अगर आपने कर लिया है कॉपी तो इसको मैं मिटा रहा हूं और इस पूरे को मिटाकर मुझे एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ये मिटा दूं,
तो जो जिस फर्म में ना अभी आप लोग माशाल्लाह लगेगा आपको यार हम छोटा सा हिस्सा है, कोई जिंदगी में इज्जत नहीं है ये वो, लेकिन यकीन माने आप किसी भी फर्म में हो 3-3.5 साल बाद जब अब इंशाल्लाह आगे निकलेंगे ना, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि यार आप जहां हैं जैसे हैं, और मतलब आपको जो फर्म ने सिखाया है ना वो बेहतरीन था, समझे आप। तो अभी घबराइएगा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ लेट सिटिंग्स होंगी, कोई बदतमीजी से बात कर लेगा प्रेशर के दौरान, आपने घबराना नहीं है। चले सर अब इसको मेरे साथ कॉपी भी करना है। चलें सर, ये एक बोर्ड पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं, बड़ा सा चार्ट है और इस चार्ट के ऊपर लिख लें। ये चार्ट इंशाल्लाह आप समझें, ये चार्ट आप समझें कि आपको बड़ी हेल्प करेगा फॉर एम्प्लॉय रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, एम्प्लॉय रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ये आपको इंशाल्लाह पूरा समराइज, नमाज का भी ब्रेक ले लेते हैं, नमाज के बाद वापस आएंगे और इस चार्ट को समझेंगे और इसकी बेस पर सवालात इंशाल्लाह करेंगे। मैंने कहा सर चार्ट मैंने पढ़ के बताया, नो वेस्टिंग कंडीशंस, वेस्टिंग कंडीशन सर्विस और परफॉर्मेंस कंडीशंस, और नॉन वेस्टिंग कंडीशंस टू स्टे इन कंपनी आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। अब सुनना, हमने कहा IFRS 2, नो वेस्टिंग कंडीशन, शेयर ऑप्शंस आर इशूड विदाउट एनी कंडीशंस और कंडीशन सेटिस्फाइड इन। इसके ऊपर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉग्नाइज एक्सपेंस इमीडिएटली, की कोई कंडीशन ही नहीं थी, आपने पास्ट में इतना अच्छा काम किया कि कंपनी ने कहा बढ़िया है सब और हम आपको शेयर्स देंगे। सर्विस कंडीशन का हमें पता है, टू स्टे फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, क्वेश्चन 4 और 6, इंपैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने देखा। नॉन मार्केट अदर्स कंडीशंस, जो कि हमने कहा परफॉर्मेंस बेस्ड तो है लेकिन उसका मार्केट से कोई ताल्लुक, अचीव और टारगेट रिसर्च, ये भी किसको इंपैक्ट करेगा, नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। मार्केट कंडीशंस, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमने कहा शेयर प्राइस इतनी हो जाए, बास मरतबा कंपनी कहती है कॉम्पिटिटर के मुकाबले में हमारी पोजीशन अच्छी हो, हम अगर 10 ब्रांच लॉन्च कर रहे हैं तो वो 6 लॉन्च करेगा, सही है। इस किस्म की कंडीशन भी मार्केट में आती हैं। और आखिरी कह रहा हूं नॉन वेस्टिंग कंडीशन, इसका मतलब समझना, नॉन वेस्टिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है नॉन वेस्टिंग कंडीशन का टू स्टे इन कंपनी आफ्टर वेस्टिंग, आपको वेस्ट हो गए शेयर्स, मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 2 साल कंपनी में रुकना है, तब आप उनको बेच सकोगे। ये अक्सर होता है, खास तौर पे मैं आपको बताऊं ये यूजुअली कब होता है, जब एक कंपनी पहली दफा लिस्ट होती है ना, तो लिस्टिंग रेगुलेशन एक इजाजत देती है कि लिस्ट होने के बाद जो एम्प्लॉइज को सस्ते में आप शेयर दो, सही है, या उनको बुक बिल्डिंग में की तरह दे दो, मतलब उनको बिलेटिंग में उनका नाम नहीं, लेकिन उस पर कंडीशन होती है कि तुम 1 साल तक 2 साल तक शेयर्स बेच नहीं सकोगे। फिर हमने कहा टू स्टे इन कंपनी आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। इन दोनों केसेस में मैंने डब्बे में क्या लिखा है, बताओ भाई, इन दोनों केसेस में मैंने डब्बे में क्या लिखा है, डज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, डज नॉट इंपैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स को इंपैक्ट ही नहीं करता, ये नंबर ऑफ शेयर्स को इंपैक्ट ही नहीं करता। तो हमने कहा कि सर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं करता, हम इनको कंसीडर कर लेते हैं फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट। इसका आपने दिमाग में रखना है, एक एक करते हुए जाएंगे। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चों मेरे साथ हो तो भैया लिखो CC, लिखो CC ऑनलाइन वाले बच्चों, ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ हैं। चलिए सर आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, शेयर ऑप्शंस वेस्ट इमीडिएटली। पढ़ रहा हूं इसको। एन एंटिटी इशू 10 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1 जुलाई 20x5. शेयर ऑप्शंस वेस्ट इमीडिएटली एंड देयर इज अ 2-year पीरियड ओवर विच द एम्प्लॉय मे एक्सरसाइज दी। 2 साल है, तुम इन शेयर को एक्सरसाइज कर लो। अब सुनना सर, ये जो 2 साल वाली बात है ना, ये नॉन वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, कि उसने कहा 2 साल में तुम्हें शेयर्स कर लेने, बेच लेने, शेयर्स ऑप्शंस को देके शेयर्स खरीद लेने। वही ऑप्शंस मतलब क्या होते हैं हम पढ़ेंगे आगे जाके, बता जा रहे हैं। शेयर ऑप्शंस ये होते हैं सिंपल अल्फाज में
कि तुम्हें एक वाउचर मिला है जिसकी मदद से तुम शेयर खरीद सकते हो। सिंपल। सही, क्या मिला है? एक वाउचर। जैसे तुमने बचपन में, तुम्हें ना किसी ने उल्लू बनाया होगा ना, वो आते थे जो पिज्जा वाले, इटालियन और पिज्जा घरों पे आए कभी कि हमसे ये पिज्जा का वाउचर खरीदो, ये खरीदो, वो ही वैसा ही सही कि वाउचर खरीदो, सस्ते में पिज्जा मिलेगा, और एक दफा खाने के लायक पिज्जा नहीं होता था उनका। तो मैंने कहा यही वाला सीन है, कंपनी आपको एक वाउचर दे देती है, एक ऑप्शन दे देती है। इसका ऑप्शन का मतलब आप समझे, अभी आम ये है, इसके ऑप्शन को जाओ फ्री में शेयर लेके आ जाओ। तो यही कह रहा है 10 share options to each of its employees on 1 July X5 shares of options vest immediately and there is a 2-year period over which the option may be exercised. Employees are entitled to exercise the options regardless of whether or not they remain in the entity's employment during the period of, वो यही बात कह रहा है, तुम हो या ना हो तुम्हें ये ऑप्शन मिल चुका है। The fair value of the share options is ₹10 on grant date and there are 1500 employees in the entity's employment at 1 July X5। तो चलें सर अब इसका आंसर करेंगे। क्या कह रहा है इस केस में? रिकॉग्नाइज एक्सपेंस इमीडिएटली। तो अब हम आए, हमने क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम लिखा है नहीं लिखा? वो भी लिख लेते हैं। पहले आए इसका सोल्यूशन करते हैं। ये आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ। कितने एम्प्लॉइज को ऑप्शंस मिल रहे हैं? 1500। और एक ऑप्शन जो है कितने का है? एक एम्प्लॉय को 10 शेयर्स ऑप्शन मिलेंगे और एक की फेयर वैल्यू कितनी है? 10। तो अब देख लो इधर क्या एंट्री बनाऊंगा, एक्सपेंस डेबिट और शेयर बेस पेमेंट रिजर्व। मुझे नहीं पता ना अभी एम्प्लॉइज को एक्सरसाइज करके हमसे शेयर्स कब लेता है, क्या करता है ना सर। तो अभी तो मैं उसको सिर्फ ऑप्शंस दे रहा हूं कि भाई तुझे ये। तो अभी सुनना, इधर देखना सर, 10 एम्प्लॉय इन 10 ऑप्शन, एक एम्प्लॉय 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 1.5 लाख। सर अब सुनना नौजवानों, सुनना, यहां पर हमने कहा हम शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में डाल देंगे। अब जैसे जैसे एम्प्लॉय आएंगे इसके बदले में शेयर देते जाओ। ये डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट, डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस कदर आसान था। कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। सर इस क्वेश्चन नंबर, जो पिछला क्वेश्चन था इसका लर्निंग आउटकम भी लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6 का, चेंज इन एस्टिमेट इन केस ऑफ सर्विस कंडीशन। चेंज इन एस्टिमेट इन केस ऑफ सर्विस कंडीशन। अब आगे बढ़ूंगा। चेंज इन एस्टिमेट इन केस ऑफ सर्विस कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाऊंगा। किस पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर, on January 1, 20X4 an entity granted options over 10,000 of its shared options to Sally. One of the condition of the shared option scheme was that Sally must work for the entity for 3 years. Sally continued to be applied by the entity during 2045। संगा एक कंडीशन थी सर्विस कंडीशन के, सैली तुझे 3 साल तो काम करना है, ठीक है। A second condition for vesting is that the cost for which Sally is responsible should reduce by per annum compound over 3-year period. At the date of grant, the fair value of each share option was estimated at ₹21। हमने कहा एक और कंडीशन थी कि जिस कॉस्ट को सैली देख रही है वो 10% रिड्यूस होनी चाहिए कंपाउंड ओवर 3 ईयर, ठीक है। At 31 December X4 Sally's cost had reduced by 15% and therefore it was estimated that the performance condition would be, हमने कहा कि 31 दिसंबर X4 को 15% हुई, तो हमने कहा सही है भाई, इसका पर एनम 10% का एवरेज आएगा, है ना जी। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहा है ड्यू टू particularly tough year of trading for the year end 31 December X5, Sally had only reduced cost by 3% and it was thought at that time that she would not meet the cost reduction target by 31 December X6।
अब पहले साल लगा कि टारगेट मीट होगा, दूसरे साल लगा कि टारगेट मीट, तीसरे साल at 31 December at 6 the end of the performance period Sally Baji did not meet the overall cost reduction target of 10% per annum compound। अब हमने कहा सर इस सवाल में हमें सैली के हिसाब से करनी है अकाउंटिंग, तो अब आए सैली के हिसाब से अकाउंटिंग को देखते हैं सवाल में सर। लेकिन मैंने आपसे कुछ सवाल में दो बातें, इस सवाल में सर्विस कंडीशन भी और इस सवाल में नॉन मार्केट कंडीशन भी है। सही है सर, अगर सर्विस कंडीशन भी और नॉन मार्केट कंडीशन भी है तो मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, सर क्या इस सवाल में सर्विस कंडीशन पूरी हो जाए और नॉन मार्केट पूरी ना हो, जैसे यहाँ पे तो हो गई, तो क्या मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा? नो सर। तो यहाँ पे एक लर्निंग आउटकम लिखो इस सवाल में अभी, if there are both service condition and non-market performance condition, if there are both service condition and non-market performance condition, then both conditions should be met, then both conditions should be met in order to recognize issuance of shares, in order to recognize issuance of shares। सर याद रखें एक के मीट होने से काम, आगे जाके हम ऐसे सवाल देखेंगे कि एक के मीट होने से भी काम चलेगा, बट उसमें एक सर्विस होगी तो एक मार्केट होगी। ठीक है सर, अब सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए नौजवानों, सबकी तवज्जो इधर। हमने कहा हम सैली की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कहा सैली की अकाउंटिंग, चले यहां से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने कहा हमेशा की तरह अपना टेबल बनाएंगे। ईयर नहीं, जो एम्प्लॉइज वाले बाकियों में भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इसमें मेन है। सही है, नंबर ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, टाइम प्रोपोर्शन, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस और एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर 2004, 2005 और 2006। अब आए सर, कॉपी कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं। सैली को हमने कितने ऑप्शंस दिए थे भैया? 10,000 दिए थे, एक ही इंप्लाई थी सैली, और हमने कहा 10,000 शेयर ऑप्शंस थे, और फेयर वैल्यू कितनी थी ग्रांट डेट पे? तो हमने कहा 10,000 इंटू 20 कितना हुआ? 210, 2,10,000 मानते हो? 2,10,000 फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट 21, और सॉरी हमने तो ये यहां पर क्यों ले दिया, अल्लाह अकबर, पता भी नहीं रही हो। 10,021 टाइम प्रोपोर्शन कितना लूंगा? आपने मल्टीप्लाई कर दिया, D इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, तो कितना हो गया? 70,000। तो हमने कहा ये भी हो गया 70,000। पहले साल के एंड पे क्या एंट्री बनाऊंगा? 31 दिसंबर 2004 पे क्या एंट्री बनेगी बच्चों? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, कितने से? 70,000 मानते हो? फिर आगे बढ़ूंगा, 31 दिसंबर 2005, सबकी तवज्जो इधर नौजवानों। सर 31 दिसंबर 2005 को ये हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है
ड्यू टू पर्टिकुलरली टफ ईयर ऑफ ट्रेडिंग। इसने कहा भाई जरा खतरनाक ईयर था ट्रेडिंग का। हमने कहा ठीक है। फिर इसने कहा यार टफ ईयर ऑफ ट्रेडिंग था तो उसमें हुआ ये Sally had only reduced cost by 3%. It was thought at that time that she would not meet the cost reduction target by 31 December X6। अब क्या करूंगा? अब मैंने कहा सर मुझे लग रहा है कि वो टारगेट मीट नहीं करेगी, तो इसका मतलब है मुझे शेयर इशू नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा ही है। तो मैंने कहा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस मेरा 0 हो जाएगा, है ना। तो एक्सपेंस फॉर द ईयर क्या हो जाएगा? ये वैसे ही जैसे चेंज इन एस्टीमेट। तुमने एक साल प्रोविजन बनाई, अगले साल तुम्हें लगा कि प्रोविजन पे करनी, क्या करोगे? रिवर्स। जब रिवर्स करूंगा तो क्या एंट्री बनाऊंगा? P&L क्रेडिट या गेन कितने से? 70,000। अभी भी कॉपी नहीं करना नौजवानों। फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए हम आ गए तीसरे साल। हमने कहा 10,000 ही है ना, कितना है? 20। अब क्या लूंगा? तीसरा साल है, टारगेट मीट हो गया। 3/3 कितना हो गया? 2,10,000। अब आप बोलेंगे सर ये क्या सीन है? 31 दिसंबर 2006 को हमने कहा एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितने से? 2 लाख। और फिर जब हमने कहा इसको शेयर अज्यूम करते इशू हो जाएंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट और क्रेडिट क्या करूंगा? शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम कितने से? अब आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या बात हुई, पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड कराया फिर खत्म, फिर वापस पूरा एक्सपेंस आ गया। तो यस सर, इसको कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट। देखिए IFRS 2 की लिस्ट क्या थी? 3 सालों का एक्सपेंस है, 3 साल यूज रिकॉग्नाइज करो। हमने कहा सही है। और उसने कहा यार बीच में मसला ये हुआ कि अगर किसी साल तुम्हारा एस्टीमेट चेंज हुआ और तुम्हें लगता है कि एक्सपेंस ही इनकर ही नहीं होगा तो आप इसको रिवर्स कर दो। आपने इसको 20x5 में क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। और ये एक्सपेंस फिर से जिंदा हो गया किसमें? ईयर 3 में। कॉपी कर लो। 8:30। क्यों जाना है कहीं? थक गए हो? अभी से तो बेटा, अभी तो शुरुआत है फर्ग्यूसन की। मतलब फर्म की तो देखो, फर्म की अभी आप लोग आएंगे, मैं बताऊँ ना आहिस्ते आहिस्ते। एक दफा तो ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊँ, एक दफा ऐसा हुआ मैं क्लास में आया, हालांकि तकरीबन माशाल्लाह 150 बच्चे इनरोल हैं। अब तो फिर एक बैच चला गया, तो अब तो इतना ही बैच आएगा इंशाल्लाह उसमें। मैं एक दफा क्लास में, एक बच्चा भी यहाँ पढ़ने और एक बच्चा ऑनलाइन भी नहीं। मैं जाने लगा तो एक बच्चा आ गया। मैंने कहा क्योंकि यार, मैंने कहा जब क्लास में बच्चा ही नहीं है तो फिर मैंने कहा कि यार मैं आराम से जो है ऊपर मीटिंग रूम में जाके जो है ना रिकॉर्ड करवा लूँ, कुछ करूँ। तो एक बच्चा आ गया। मैंने कहा भाई तू बस बिल्कुल एंड टाइम पे आया, थोड़ा सा और लेट करता तो मैं निकल जाता। चलें सर, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और मैं अब समरी वाला जो हमारा हैंड आउट है उस पर आ रहा हूँ। उसमें जो कुछ चीज़ें थी हमने कहा हमने पढ़ी हैं, इनको यहाँ से भी पढ़ लें। मेजरमेंट वाले डब्बे पे आ जाएंगे हम सब, फिर हम आएंगे ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज। ट्रांजैक्शन विद मेजर एट द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड एट ग्रांट डेट फेयर वैल्यू इज नेवर। ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज पढ़ रहा हूँ। मेजर एट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट डेट, the fair value is never remeasured. Grant date fair value is recognized over the vesting period. Grant date की fair value को हम recognize करते हैं vesting period पे। Transaction with non-employees. Measure at the fair value of the goods or services received at the date the entity obtains the goods or services. सही है सर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। If the fair value of the goods or services received cannot be estimated reliably, measured by reference to the fair value of equity instrument granted, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब आता हूं वेस्टिंग कंडीशन, जो भी हमने डब्बा बनाया उसके ऊपर आता हूं। फिर कह रहा है इसमें परफॉर्मेंस कंडीशंस और सर्विस कंडीशन जो भी हमने बनाया था। सर्विस कंडीशन पहले पढ़ना, रिक्वायर्स द काउंटर पार्टी टू कंप्लीट, काउंटर पार्टी मतलब एम्प्लॉय वगैरह, a specified period of service. A performance target is not required to be. सर्विस कंडीशन में हमने कहा नहीं होता। फिर कह रहा है एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू कैलकुलेशन। जब हम ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू निकालते हैं
सर वो फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं ग्रांट डेट की? ये अभी आपके सिलेबस में ये चीजें आप BFD में पढ़ते हैं, सही है सर। तो हमने कहा लेकिन उसमें इसको आप शामिल नहीं करते, एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रांट डेट फेयर वैल्यू कैलकुलेशन एडजस्टमेंट टू द नंबर ऑफ शेयर्स एंड और वेस्टिंग डेट अमाउंट फॉर एक्चुअल रिजल्ट्स। इसने कहा हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की, और वही बात, और वेस्टिंग डेट अमाउंट वही बात, नंबर ऑफ शेयर्स को इम्पैक्ट करता है। फिर हम आगे आ रहे हैं, सर ये कह रहा है परफॉर्मेंस कंडीशन रिक्वायर्स काउंटर पार्टी टू कंप्लीट अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ सर्विस एंड फुलफिल specified performance target rendering the services. The performance of service cannot extend beyond the end of the service period and may start before commencement of if it is not substantially before the अब सर इसका मतलब क्या इस लाइन का? इसने कहा बाज मर्तबा आपको कहा जाता है परफॉर्मेंस टारगेट शब्द है, उसमें होता है कि आपको कंपनी का अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है। तो इसमें कभी कभी होता है कि आप सर्विस पीरियड से पहले भी काम शुरू कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ सर, जब मैंने फर्म ज्वाइन करनी थी, जॉब कर रहा था मैं, तो जॉब के मेरे आखिरी 6 महीने थे, लेकिन क्लाइंट मतलब फर्म में मैंने कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ और 6 महीने के बाद आऊँगा, सही। तो मेरे जो पार्टनर थे उन्होंने इंतजार नहीं किया और उन्होंने क्लाइंट पकड़ना शुरू कर दिया। एक क्लाइंट उन्होंने पकड़ लिया और मैं अभी फर्म ऑफिशियली ज्वाइन नहीं की थी, बट मैंने शाम में दोपहर में क्लाइंट को देखना शुरू। तो बाज़ मर्तबा हायर लेवल पे ऐसा होता है, मैं एक जगह हूँ और मैंने अभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने 2-3 महीने पहले से काम शुरू कर दिए, सही है, हायर लेवल पे, खास तौर पे COC वगैरह लेवल पे। और ये बहुत सारी जगहों पे होता है। एक जगह मैंने ज्वाइन की, मेरी बात भी चली थी सेठिया कंपनी में, तो मेमन सेठ था, उसने मुझे कहा तुम आ जाओगे तुम बेशक आना 1 महीने बाद, लेकिन हमें ना हफ्ते को टाइम देना शुरू कर दो। मैंने कहा पागल आदमी है, अभी से हफ्ते को बुला रहा है, सही है। देखा बाद में ये पता नहीं क्या करेगा, तो मैं नहीं गया, सही है। लेकिन मैंने कहा था तो ये अक्सर ऐसा होता है और ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, बड़ी पोजीशंस पे CEO वगैरह पे तो अक्सर होता है कि आप तो ना उस केस में भी हो सकता है आपको टारगेट भी कंपनी तभी दे दे कि बशीर भाई आप जो है अभी से आए, आप भले हफ्ते में 2 दिन आए, उन 2 दिन में आके आप ये काम संभाल लें। तो यही बात है। फिर कह रहा है परफॉर्मेंस टारगेट्स आर आइदर डिफाइंड देयर इज रेफरेंस टू मार्केट कंडीशन, और अब आप देखें नॉन मार्केट के वही डब्बे का इशारा उसी तरफ करा है जहां पे इसने सर्विस कंडीशन का किया था। फेयर वैल्यू में कंप्यूट नहीं करते नंबर ऑफ शेयर्स। अब आते हैं मार्केट कंडीशंस। परफॉर्मेंस कंडीशन अपॉन व्हिच द एक्सरसाइज प्राइस, द वेस्टिंग और एक्सरसाइजेबिलिटी ऑफ एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स, that is related to the market price of the entities instruments including share options or those of another entity within the group। अब सर कभी-कभी ना ये बता रहा है, ये जो लाइन लिखी हुई ना those of another entity within the group, इसको भी अंडरलाइन करें और इसके आगे लिख लें may be of subsidiary। ये सब्सिडरी की भी कंडीशन हो सकती है। सर क्या मतलब कि भाई जरूरी नहीं है ये पेरेंट की हो, ये सब्सिडरी की भी हो सकती है, सही है जी। फिर कह रहा है कि जो है मतलब आपको पेरेंट ने कहा कि अगर मेरी सब्सिडरी के शेयर्स की वैल्यू ये होगी ना तो मैं शेयर्स दूंगा, सही है। अगर सब्सिडरी के शेयर्स की वैल्यू ये होगी तो मैं तुम्हें अपने शेयर्स दूंगा। पेरेंट ने एक लगा दी सब्सिडी के साथ कंडीशन। ये एक तरह से बेसिकली कंपनी जुआ खेलती है। कंपनी कहती है कि भाई शेयर तो इस बेचारे को रुलाए रखना है, तो हमने कहा भाई इसको 3 तो सर्विस पीरियड भी कंप्लीट करेगा और इसके अलावा मार्केट कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। अब देखो सर्विस पीरियड कंप्लीट करना तुम्हारे इख्तियार में है, लेकिन क्या मार्केट कंडीशन तुम्हारे इख्तियार में? स्टॉक मार्केट को किसी का बाप भी कंट्रोल कर सकता है? नहीं सर। तो उस केस में क्या करेंगे अभी पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इंक्लूडेड इन ग्रांट डेट फेयर वैल्यू कैलकुलेशन। इसको आप इंक्लूड करते हो ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू, जो मैंने अभी अपने टेबल में लिखा था, कंसीडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग फेयर वैल्यू एट। फिर कह रहा है no adjustment to the number of shares or vesting date amount for actual number of shares को ये impact नहीं करता। requires counterparty to complete specified period of service। अब सर इसका मतलब क्या है? अगर वो सर्विस कंडीशंस मेट हो जाती है तो हम क्या करेंगे? तो आए अब इसके लिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। आज की क्लास का आखिरी सवाल आ जाए। कह रहा है एक्स लिमिटेड इज अ कंपनी विद 31 दिसंबर ईयर एंड एक्स लिमिटेड ग्रांट्स 10,000 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स
10 directors on condition that they remain with the company over a 3-year vesting and that share price increases by 10% per annum over that 10,000 शेयर ऑप्शंस होंगे 10 डायरेक्टर्स को, और कंडीशन है कि 3 साल आप रहोगे कंपनी में और शेयर प्राइस भी 10% होनी चाहिए। फिर कहला है at the grant date the fair value of each share option taken account of probability of achieving the share price increases 40। फिर कह रहा है early in year 1 X limited profitability was adversely affected by a fall in world oil price, making it extremely unlikely that the share price condition will be met. This has no impact on the recognition of expense which proceeds as on 31 December year 1 9 directors are expected to be with the company at the end of vesting period 31 December year 2 9 directors are expected to be with और 8 year 3 में क्या करें 8 directors are still employed by the company, share price condition is not met। अब सर इसके अंदर मार्केट कंडीशन भी और सर्विस कंडीशन भी है, सही है सर। अब अपने पास एक लर्निंग आउटकम लिखें इसी चीज का, ताकि इस सवाल में आपको याद है। लर्निंग आउटकम लिखें, if there is both service condition and market based condition, if there is both service condition and market based condition, ignore market based condition while computing expense for the year। अब प्यारा प्यारा बच्चा इधर देख लेना, ये टेबल में मिटाऊंगा और अब इसी टेबल को मैं क्वेश्चन नंबर 9 का टेबल बनाऊंगा। इसने क्या कहा भाई मुझसे, इसने कहा जब सारी कंडीशंस हो तो तुम्हें किसको इग्नोर करना है, तुम्हें इग्नोर करना है मार्केट बेस्ड कंडीशंस को। अब सुनना, सबकी तवज्जो इधर, यहीं से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसने कहा देखो मार्केट बेस्ड कंडीशंस होती है ना, वो फेयर वैल्यू में ले ली जाती है उसका इम्पैक्ट, उसके बाद उसका एक्सपेंस से कोई ताल्लुक। तो अब हम इसकी एंट्री देखो क्या करेंगे, कैसे ईयर पे आने, इसमें ईयर नंबर हमें दिया हुआ है, कौन सा ईयर है, हमने कहा ईयर नहीं दिया, ईयर 1 है ना, बस चलो हमने कहा ईयर 1 2 और 3। अब इधर देख लेना विवेन सर, ईयर 1 नंबर ऑफ शेयर्स एक डायरेक्टर को कितने दे रहा हूं मैं, 10,000, सही है सर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, 10,000। और मुझे बताओ डायरेक्टर्स मुझे क्या लगता है ईयर 1 पे कितने रहेंगे, 9 दिए 10 को हैं, लेकिन मुझे लगता क्या है कितने स्टे करेंगे, 90,000। फेयर वैल्यू कितनी है, 40 है ना जी, और सर्विस कंडीशन कितनी है, करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 1,20,000। तो हमने कहा 1,20,000 एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, 1,12 लाख है। यही बोलूं यार कुछ तो गड़बड़ थी। 1.2 मिलियन। कौन है जो क्लास को गुमराह कर रहा है, सही है सर, क्लियर है। क्या एंट्री बनेगी 31 दिसंबर ईयर 1 को, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितने से, 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन, ऐसा ही है। अगले साल आऊंगा, सबकी तवज्जो इधर।
सर अगले साल भी मुझे क्या लगता था 9 लॉग ही रहेंगे, कितना हो गया 90,000। फेयर वैल्यू कितनी थी 40, कितना दूंगा 2/3, कितना हो गया 2 पॉइंट, और हमारे पास ऑलरेडी कितना रिकॉर्डेड था, हाँ जी ऐसा ही था। क्या करूंगा 31 दिसंबर ईयर 2, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितने से 1.2। अब ईयर 3 में आता हूं, और ईयर 3 में मैंने क्या कहा सर 10,000 इंटू 8 के ऊपर ये इंपैक्ट हुआ तो हो गए 80,000। मार्केट प्राइस क्या थी 40 है ना, ये कितना है, कितना आया 3.2 मिलियन, और ऑलरेडी रिकॉर्डेड कितना था 2.4, कितना आ गया 8 लाख। हाँ जी, अब इधर देख लेना 8 लाख में नौजवानों, ये आ गया 8 लाख। क्या एंट्री बनाऊंगा मैं 31 दिसंबर ईयर 3, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितने से। अब सर मार्केट कंडीशन तो मीट नहीं हुई, तो मुझे बताओ तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, शेयर्स मिलेंगे तो ये सारा रिवर्स कर दें। सर सारा रिवर्स तो स्टैंडर्ड ने कहा नहीं करेंगे। लॉजिक क्या है सोचो, मैं अभी बताता हूं। इसने कहा शेयर्स तो इशू नहीं करोगे, तो आपने कहा फिर क्या करूं, ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व तो मुस्कुरा रहा है मेरे पास 3.2 मिलियन पे पहुंच गया है ना जी, क्या करूं, मतलब कोई मसला नहीं है, इसको डाल दो डायरेक्ट इक्विटी में। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, कौन सा सवाल है, स्टैंडर्ड ने अलाउ क्यों नहीं किया इसको पीएनएल में डालने का, मार्केट कंडीशन मीट नहीं हुई तो। जवाब चाहिए। स्टैंडर्ड ने अलाउ क्यों नहीं किया कि तुम रिटेन अर्निंग की जगह पीएनएल क्रेडिट कर दो अगर मार्केट कंडीशन मीट नहीं हुई तो। कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो वही तो कह रहे हैं, तो वही स्टैंडर्ड कहना एक्सपेंस नहीं हुआ तो रिवर्स कर दो, पीएनएल क्रेडिट नहीं, पीएनएल क्रेडिट करोगे रिटेन अर्निंग में लेके जाओगे तो सही है, एस्टिमेट चेंज हो गया। सर देखें इसने तो मार्केट कंडीशन ना अनकंट्रोलेबल फैक्टर है पहली चीज। दूसरी बात सही क्या कंपनी मैनिपुलेट कर सकती है। मेरा अभी बिजनेस बिल्कुल अच्छा जा रहा है, 4 साल बाद मुझे पता है मुझे एक जो है ना मस्ती है, और मैं एक नए बिजनेस में हाथ डालूंगा जिसमें शुरू में क्या आएंगे लॉसेज आएंगे, एक नया मैं लाइन पे जाऊंगा, बिजनेस एंटिटी यही होगी, लाइन पे जाऊंगा। मैंने आज ही 2 नंबर स्टार्ट की, मेरा दिमाग चला, मैंने कहा एक शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन मारता हूँ, उसमें मार्केट कंडीशन डालूंगा ऐसी कि मुझे पता है वो मीट ही नहीं होगी। तो क्या होगा 3 साल तक जो एक्सपेंस आहिस्ते आहिस्ते बुक होगा ना, चौथे साल वो रिवर्स होगा, तो एकदम से पीएनएल अच्छा हो जाएगा। जब कंपनी वैसे लॉसेस में जा रही होगी पीएनएल को बढ़ावा मिल जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा क्योंकि मार्केट कंडीशन क्या है, अनकंट्रोलेबल चीज है, और उसको यूज करते हुए कंपनी को ऐसी कंडीशन डाल सकती है जो कंपनी को लगे कि पूरी ही नहीं होगी। अब एक कंपनी जिसका शेयर 20 रुपए का था, उसने मार्केट कंडीशन डाल दी कि मेरा शेयर 2000 का हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना सर। तो हमने कहा इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा कि ये इजाजत, हाँ तू एक्सपेंस रिकॉर्ड कर, एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है, मार्केट कंडीशन को इग्नोर कर, और जब शेयर इशू नहीं हो तो डायरेक्ट किस में लेके जा, रिटेन अर्निंग में। तो अब आप अपने पास इसका भी लर्निंग आउटकम लिखेंगे। सही है सर, तो गेम समझ रहे हो, कंपनी इस किस्म की ट्रांजैक्शन कर सकती है जब उसको बताओ चौथे साल में क्या आएगा लॉस। तो लॉस से बचने के लिए चीजों को घुमा दो। बढ़े आगे। अच्छा इसका लर्निंग आउटकम तो लिखो बेटा, तुम लोग शुरू में ही थक गए हो भाई इतना।
मैं कह रहा हूँ ना कि अवाम, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि यार ये अभी कुछ दिन है जिसमें टीचर्स जा रहे हैं और एक वक्त आएगा, मैं आपको सच बताता हूँ, शायद ये वक्त 1 साल है, 1 साल बाद, और मेरे ख्याल में पंजाब में तो ये बहुत हो गया है, टीचर लाइव क्लास देता ही नहीं है। और अभी क्योंकि यार बच्चा खुद भी नहीं लेता। एक दफ़ा मुझे सर आतिफ आफती बताने लगे, बस सर एक लॉ का पैसा, मेरे पास 68 बच्चे थे, एक दफ़ा मैं क्लास में लेने आया तो एक भी बच्चा नहीं, थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया, मैंने कहा तुझे क्या पढ़ाऊँ भाई, तू भी रिकॉर्डिंग। तो मतलब पॉइंट वही है कि यार बच्चा बोले, अब जैसे आप फर्म से थके हुए आते हैं, आपका मूड नहीं होता है ना, बट कोशिश करो घर से डिसिप्लिन, घर से ना हो तो संडे को ले लो क्लास से। लर्निंग आउटकम लिखो इस सवाल का, इस सवाल का लिखोगे लर्निंग आउटकम। इफ एट द एंड ऑफ द पीरियड, if at the end of the period market condition is not met, if at the end of the period market condition is not met, then transfer share based payment reserve SBPR directly to equity and not through profit and loss, सर आज की क्लास को समराइज करूं तो हमने पढ़ा सर, एक होती है नो वेस्टिंग कंडीशन, पिछले सालों की वजह से आपको शेयर दे रहे हैं, कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं, फॉरेन से एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा वेस्टिंग कंडीशन, सर्विस कंडीशन हम ऑलरेडी भी देख चुके थे, उसमें आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा कि कैसे एस्टिमेट चेंज होगा तो इम्पैक्ट लेंगे। तीसरा हमने देखा कि सर हमारे पास परफॉर्मेंस में नॉन मार्केट कंडीशन में आई हमारे पास, उसके केस में हमने कहा कि वही ट्रीटमेंट है मोर और लेस जो कि हमने सर्विस में किया है। सही है सर, उसमें ये देखना है हर साल के एंड पे कि जो है क्या जो है पोजीशन है उसके हिसाब से एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है या रिवर्स करना है। सही है, और हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि सर मार्केट बेस्ड कंडीशंस को देखना है, मार्केट कंडीशन को देखते हुए हमें ये फैसला करना है कि अगर मार्केट कंडीशन मीट होती है, सही है सर, अगर मार्केट कंडीशन मीट होती है तो सही है, नहीं भी होती तो हमने कहा कैलकुलेशन करते हुए हम इसको इग्नोर करेंगे। हम क्या देखेंगे सर कि सर्विस वाली कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है, नहीं हो रही, और अगर दूसरी कंडीशन पूरी हो गई और मार्केट पूरी नहीं हुई तो हमने कहा एंड में हम शेयर इशू नहीं करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। सर ये इसका जो है ना, अभी तक हम दूसरे गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, कल तीसरा गियर पड़ेगा इंशाल्लाह इसका। सही है सर, कल इसका इंशाल्लाह तीसरा गियर पड़ जाएगा। पहली क्लास क्योंकि ओरिएंटेशन थी, ऑनलाइन वाले बच्चों को सवाल हो तो मेरा बच्चा पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को ऑफ करते हैं। कल 12:30 बजे क्लास है इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।